है फाइल सिस्टम एंड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड। कीबोर्ड बताने की जरूरत नहीं है कि कीबोर्ड क्या होता है, आप लोग जानते हैं। कीबोर्ड में जो कीज होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं। इस तरह स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जी सर। इसमें सबसे ऊपर में जो की देखिए लिखा हुआ है स्केप की, ESCAP स्केप है। कीबोर्ड में लिखा रहता है ESC, पढ़ते हैं उसको स्केप। स्केप की क्या मतलब कैंसिल की होता है, किसी भी काम को कैंसिल करना होगा तो इस बटन का इस्तेमाल करें। उसके बाद F1 से लेकर के F12 तक है, इसको फंक्शन की बोलते हैं। जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करेंगे तो कंप्यूटर का प्रोग्राम ये सेट करेगा कि इस प्रोग्राम में इन का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद F12 के नीचे देखिए इंटर बैक स्पेस है, और बैक स्पेस के नीचे इंटर की वगैरह है। बैक स्पेस है, इंटर की है। कोई भी काम करने के बाद उस काम को पूरा करने के लिए या CPU तक भेजने के लिए इंटर की प्रेस करते हैं। कुछ टाइप करें तो एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए भी इंटर की प्रेस करते हैं। और कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाना हो, CPU तक पहुंचाना हो, तो वो इंस्ट्रक्शन आप कीबोर्ड से दें और इंटर की जब प्रेस कर देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन आपके CPU तक पहुंचेगा। जब तक कि इंटर की ना प्रेस करें वो आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। उसके बाद ये अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज का मतलब A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक की कीज। उसके बाद ये कैप्स लॉक है और शिफ्ट की है। कैप्स लॉक का मतलब जो ABCD है, ये आपको कभी अपर केस में लिखना होगा, कभी लोअर केस में। अपर मतलब बड़ा लेटर, लोअर मतलब छोटा लेटर। तो लोअर केस में बाय डिफॉल्ट लिख जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू आपको बड़ा लिखना हो तो ये कैप्स लॉक बटन को ऑन कर दीजिए। जो ही आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे, इधर राइट साइड कॉर्नर पे देखिए एक बटन बना हुआ है कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक का बटन ऑन हो जाता है, यानी बत्ती जलती रहती है, दोबारा उसको दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी आपको फिर छोटे लेटर में लिखना शुरू हो जाएगा। फिर उसके नीचे आपका शिफ्ट की लिखा है। ये शिफ्ट का मतलब होता है कि हर जगह आपको बड़ा नहीं लिखना है, बल्कि कहीं कहीं पर आपको बड़ा लिखना है। तो इस की को दबा करके हुरूफ ताजी का कोई भी हर्फ दबाइए तो वो हर्फ बड़ा हो जाएगा। देन कंट्रोल की है और आल्ट की है और ये विंडो की है। ये कंट्रोल और आल्ट तने तनहा कुछ नहीं करते, इन दोनों की का इस्तेमाल किसी दूसरे की के मिला के किया जाता है। तो कौन सा की कब आप मिलाएंगे अभी नीचे आपके बात समझ आ जाएगी। इन की को कंट्रोल कीज बोलते हैं। तो ये सारे कंट्रोल कीज हैं आपके। कंट्रोल है, आल्ट है, विंडो है। उसके बाद ये स्पेस बार है। स्पेस बार का मतलब दो हर्फ या दो वर्ड के मामले फासला देना मकसूद हो तो स्पेस बार प्रेस कर। उसके बाद ये एरोज की है। एरोज की मदद से जो कर्सर मूव करता है उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में स्क्रीन पर ले जाना हो तो आप एरोज की का सहारा लेंगे। ये जो चार की है इनको एरोज की। उसके बाद इधर फिर जो ये 1 2 3 4 5 है, यूजर के आसानी के लिए और भी कीज दिए रहते हैं, या फिर न्यूमेरिक कीज लिखा है तो यहाँ से भी नंबर टाइप किया जा सकता है। नम लॉक है, जब नम लॉक ऑन रहेगा तो इसमें जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर का काम हो जाएगा। नंबर के अलावा और जो दूसरी अलामात बनी हुई हैं उन अलामात का अगर इस्तेमाल में लाना हो तो नम लॉक को ऑफ कर देंगे। नम लॉक को जब प्रेस करेंगे तो 1 2 3 से दिखाएगा, और नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो उसके अलावा जो अलामात बने हुए हैं वो काम करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर, समझ में आ रहा है। The keyboard helps in importing the data to the computer. कीबोर्ड की मदद से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स हैव 80 to 110। आमतौर से जो कीबोर्ड में बटन्स बने होते हैं 80 से लेकर के 110 होते हैं, आमतौर से इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। की टाइप्स में कुछ की आपके टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं जिसमें 1 2 3 और ABCD लिखा हुआ है, उनको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। दूसरा वाला कीज फंक्शन की जिसपे F1 F2 F3 लिखा हुआ है, F12 तक। कंट्रोल की है, कंट्रोल की ये आल की को, कंट्रोल की को, शिफ्ट की को कंट्रोल कीज बोलते हैं। कर्सर मोमेंट की चार की बताया हुआ।
कर्सर को मोमेंट को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। अब उसी को वाजे ये कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन कौन है वगैरह वगैरह। फंक्शन कीज है F1 से लेकर के F12। कंट्रोल की बता दिया मैंने। कंट्रोल की में आपके तो ऑल कंट्रोल आई है, उसके बाद होम है, इंसर्ट है, पेज डाउन है, डिलीट है, विंडो लोगो है, एंड की है, ये सारे के सारे कंट्रोल की कहे जाते हैं। कंट्रोल की में कुछ शॉर्टकट की कंट्रोल की साथ मिला रहे हैं, जैसे कंट्रोल प्लस F4 दबाइए। कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम चला रहे हो, उस चलाने को बंद अगर आपको करना है, उस प्रोग्राम को बंद करना है, तो कंट्रोल प्लस F4 दबाइए तो प्रोग्राम बंद है। कुछ आप लिख रहे हैं पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाइए, कंट्रोल प्लस सी दबाइए कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस बी दबाइए पेस्ट के लिए, कंट्रोल बी दबाइए बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल एस दबाना है सेव करने के लिए। ये तफसील बाद में आएगी, यहाँ सिर्फ समझाना ये है, यहाँ A4 तनहा काम नहीं किया, ए तनहा काम नहीं कर रहा है, सी भी तनहा नहीं काम कर रहा है, बल्कि इस कीज के कंबाइनेशन में ये काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ कीज हैं जो तने तनहा कुछ नहीं करते, बल्कि खुद दूसरे की के साथ मिल करके कुछ काम करते हैं। कर्सर कीज, जिनकी मदद से आप कर्सर को मूव कर सकें, वो पेज अप होगा, पेज डाउन होगा और 4 एरोस की बने होंगे। कीबोर्ड में आपके इस तरह से कीज है, स्टैंडर्ड की है, लैपटॉप साइज है, हैंड हैंड है, थंब साइज। इस तरह के कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड का रहा, दूसरा इनपुट डिवाइस आपका माउस का है। माउस भी देखा होगा आपने, इस शेप का होता है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर का। इन तीनों की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग ही कर रहा है माउस की मदद से, जो ये कर्सर ये पॉइंट चल रहा है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच कंटेन्स एन ऑप्टिकल इन इट्स बेस। नीचे में एक पहले तो बॉल लगा होता था, अब बॉल नहीं लगा होता, अब उसमें छुआएं होती है, बत्ती जलती है, उसकी मदद से वो काम करता है। द माउस इज एन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। The mouse is a device that allow you to control the movement of the insertion point on the screen. इंजर्शन पॉइंट कहाँ जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया। तो ये पूरी तफसील है इसकी। उसमें राइट बटन होगा, एक लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं। आमतौर से राइट बटन का इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी लेफ्ट बटन का भी इस्तेमाल करते हैं। राइट क्लिक इन आइटम यूजुअली डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजर कैन डू विद आइटम, यानी कुछ खास काम करना होता है तो राइट बटन प्रेस करते हैं, नॉर्मल लेफ्ट बटन का प्रेस के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए, इस पे क्लिक करने का मतलब आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है, और यहीं पे आप राइट बटन प्रेस करें तो ये लिस्ट देखिए आ रही है। तो ये राइट बटन प्रेस करने की बुनियाद पे इस तरह की लिस्ट आई। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक किया तो इस तरीके से ऑप्शन आया। तो लिस्ट और आइटम डिस्प्ले करने के लिए माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं, और कोई भी एक्टिविटी को एक्शन में लाने के लिए लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद जॉय स्टिक है, बताया था मैंने कभी कि जॉय स्टिक एक गेमिंग डिवाइस होता है, इसकी मदद से लोग गेम वगैरह खेलते हैं। तो बहुत तफसील नहीं, लेकिन इतना जानना है कि जॉय स्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक इज an input device consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction of the device it's monitoring. जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, उसको मोमेंट को सेट करने के लिए जॉय स्टिक का इस्तेमाल। ये भी कई तरह के हैं। उसके बाद आपका तीसरा इनपुट डिवाइस, चौथा स्कैनर है। स्कैनर भी आप जानते होंगे कि इसकी मदद से भी इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है। सो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस दैट स्कैन एनी डॉक्यूमेंट such as photographs and pages of text. Scanner are used to import a picture or document into the computer for sending or printing. एक जगह से मतलब आपको कोई तस्वीर है, उस तस्वीर को कहीं दूसरी जगह भेजना है, तो आप कंप्यूटर की स्कैनर की स्कैन करके उसको दूसरी जगह पे आप भेज सकते हैं। तो कोई भी इनपुट जो कागज या फोटो की शक्ल में मौजूद हो, उसको कंप्यूटर के अंदर लाना है, तो उसके लिए आप स्कैनर का सहारा लें। ये आपकी इस तरीके से स्कैनर की डिवाइस बनी। ठीक है। जी सर। ओके, अब स्कैनर कई टाइप के हो सकते हैं।
फिर ये वेब कैम है, वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से कंप्यूटर पे लाइव इमेजेस अगर देना हो तो आपको वेब कैम का सहारा लेना होगा। सो वेब कैम इज अ वीडियो कैमरा दैट फीड इट्स इमेजेस टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर तक जो भी लाइव होगा, वो लाइव एक्टिविटी वीडियो के शक्ल में वो आपका वो इनपुट की शक्ल में कंप्यूटर को मिलेगा। तो वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के केस में या वीडियो कॉलिंग के केस में इसका इस्तेमाल। कितने आपके इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में इन्होंने किसको किसको गिनाया? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वेबकैम, स्कैनर। ओके, इतने 5 को गिनाया इन्होंने, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन 5 को याद रखें आप। आइए, उसके बाद मॉनिटर्स हैं। ये मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस होंगे। The monitor or display, sometimes called a visual display unit, is an electronic visual display or computer. The monitor comprises the display device, circuitry and a enclosure. तो ये जो मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर कई तरह के हो सकते हैं। सो मॉनिटर अवेलेबल इन 14, 15, 17, इवन 21 और 30 साइज। 14 इंच से लेकर के 30 इंच के साइज तक आपकी मॉनिटर अवेलेबल होते हैं। ये मॉनिटर पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आते थे, फिर कलर में आने लगे। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में जो पहले आता था, उसमें पहले इस तरह के मॉनिटर आते थे जिसको सीआरटी मॉनिटर बोलते थे। तो आज से चंद सालों पहले जो टीवी वगैरह आते थे, बड़ी बड़ी टीवी की होती थी जो सीआरटी टाइप की होती थी, वो इसी टाइप के होते, तो सीआरटी मॉनिटर आता था। अब मार्केट में ये खत्म हो गया सीआरटी मॉनिटर, उसकी जगह पे इस तरह के मॉनिटर ने जगह ले ली है। इसमें भी कई टाइप के आने लगे। लेटेस्ट में आपके एलसीडी मॉनिटर वगैरह जगह ले लिया है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर अपनी औसाफ, अपनी क्वालिटी के एतबार से कई तरह के होते हैं। तो नीचे आपको दिखला रहे हैं, नाम याद रखिएगा आप। सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, यूएचडी मॉनिटर। नाम के एतबार से तरक्की करते जाइए और इसके आउटपुट में, लुक में, साइज में, क्लियरिटी में एक से आप आगे बढ़िए। सीआरटी से बेहतर आपकी एलसीडी, जिसमें पावर का कंजम्पशन और इमेज क्लियरिटी इसके मुकाबले में ज्यादा। फिर इससे ज्यादा एलईडी, यहाँ पर भी पावर का कंजम्पशन कम हुआ एलसीडी के मुकाबले में और इमेज की क्लियरिटी इससे ज्यादा बेहतर है। और इससे बेहतर आपका यूएसबी है, इसमें पावर बिल्कुल ही कम आता है। तो ये 4 तरह के मॉनिटर आपके पास हुए: सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और यूएचडी मॉनिटर। उसके बाद दूसरा आउटपुट जो है आपका प्रिंटर है। प्रिंटर हम और आप जानते हैं कि प्रिंटर से प्रिंटिंग का काम होता है, लेकिन प्रिंटिंग कई तरह के होते हैं। उस प्रिंटिंग की कई तरह की क्वालिटी को थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो एक प्रिंटर तो हमारा होता है जिसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, लेजर प्रिंटर बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में फर्क क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा आपने कि जो टिकट प्रिंटिंग करते हैं, इस प्रिंटर पे टिकट प्रिंटिंग करते हैं जिसपे डॉट 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 प्रिंट होता है, वैसे प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। वो बहुत कॉस्टली नहीं होता, कीमत हल्की होती है, लेकिन प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत कमजोर होती है। उसमें रिबन और हेड लगा होता है, उसकी मदद से जैसे जैसे कागज पर रिबन और हेड, यानी हेड ABCD का आता है, वो इंक को चुभता है, इंक पीता है और उसी को कागज पे उसको छाप देता है। उसके अलावा 2 प्रिंटर आपके इंकजेट के हैं और लेजर के हैं। इंकजेट और लेजर डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले में दोनों प्रिंटर ये अच्छे हैं, लेकिन लेजर के मुकाबले में इंकजेट प्रिंटर ये कमजोर है। इंकजेट प्रिंटर कॉस्ट के एतबार से लेजर से हल्का होता है और आमतौर से वीडियोग्राफी वगैरह में या दुकानों में जो लोग प्रिंटर रखते हैं, वहां पे इंकजेट प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर की क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है और कॉस्ट या कीमत थोड़ी लेजर के मुकाबले में कम होती है। लेजर प्रिंटर सबसे महंगी होती है और इंकजेट प्रिंटर में जो रोशनाई होती है वो लिक्विड रोशनाई इस्तेमाल की जाती है। लेजर प्रिंटर में पाउडर इस्तेमाल, जिसमें बिजली की शुआएं होती हैं, उन शुआओं की मदद से कागज वो प्रिंट होता है।
यही वजह है कि इंकजेट से छपे हुए मैटर खत्म हो जाते हैं, लेजर प्रिंटिंग के जरिए जो मैटर छपते हैं वो ज्यादा दिन तक बाकी रहते हैं। तो आपके पास 3 प्रिंटर हुए, कौन कौन? डॉटमैटिक्स, इंकजेट, लेजर। ये तीनों प्रिंटर नाम के एतबार से, जिस अंदाज से नाम है उसी एतबार से उसकी क्वालिटी। ये जो तस्वीर बनाई है ये डॉटमैटिक्स प्रिंटर की है, ये इंकजेट प्रिंटर की है, और ये आपका लेजर। डीटीपी जहाँ कंपोजिंग और डिजाइनिंग का काम करते हैं, आमतौर से डीडीपी वर्क को कंपोज करने के बाद छपाई के लिए जो कागज पे प्रिंट करते हैं, वहां पे लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल। समझ में आया या नहीं आया? जी सर, समझ में आया। ओके, सो इन्होंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कुछ का नाम बता दिया, हल्का फुल्का काम बता दिया। उसके बाद दूसरी हेडिंग में डाली है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब बता सकते हो? मीडिया के प्रकार मतलब जैसे इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, मीडिया का मतलब जरिए इब्लाग, बात पहुंचाने का जो जरिया उसी को मीडिया बोलते हैं। एक से ज्यादा जरिया जमा हो जाए उसको क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया। लेकिन इस्तेलाह में मल्टीमीडिया उस मीडिया को बोलेंगे जहां इमेज भी हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो। तो ऑडियो, इमेज, एनिमेशन भी वीडियो के जैसे होता है, लेकिन एनिमेशन को भी बता रहा हूँ मैं, एनिमेशन में वीडियो में क्या फर्क है। तो टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इस तरह के सारे चीजों को इकट्ठा कर दी जाए तो उसको क्या कहा जाए? मल्टीमीडिया। जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, वीडियो में जो जो मूवी वगैरह चलती हैं, या जो भी आप रिकॉर्डेड वीडियो चलाते हैं, वो सारी मिसालें किसकी बनेंगी? मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया के जो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, वो आपका टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है। ये तमाम का मजमुआ इकट्ठा हो जाए तो उसको इस्तेलाह में मल्टीमीडिया कहेंगे। लोगवी एतबार से अगर तारीफ की जाए मल्टीमीडिया का, तो दो को आप जमा कर दिए तो वहां भी मल्टीमीडिया हो जाएगा। जैसे अखबार में, तो अखबार में इमेज भी आते हैं और टेक्स्ट भी आते हैं, तो वहां भी दो मीडिया जमा हो गए, इमेज के और ऑडियो के, वो इमेज के और टेक्स्ट के, तो उसको मल्टीमीडिया लोगवी एतबार से कहा जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर के इस्तेलाह में उसको मल्टीमीडिया नहीं कहेंगे। मल्टीमीडिया उसी को कहेंगे जहां ये तमाम चारों पांचों चीजें जमा हो जाए। गोया कि मल्टीमीडिया के जो अनासिर हैं, वो अनासिर आपके टेक्स्ट हैं, यानी तहरीर है, आवाज है यानी ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है। वीडियो और एनिमेशन में सिर्फ फर्क इतना है कि वीडियो में लाइव जो भी चीजें होती हैं उनको आप रिकॉर्डिंग कर लें तो वो वीडियो है, लेकिन एनिमेशन में लाइव नहीं है, बल्कि जो चीजें कुछ जामिद है, ठहरी हुई चीज है, और बाद में उसके अंदर आप हरकत पैदा करते हैं, तो उसको एनिमेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारे एनिमेशन के प्रोग्राम आते हैं, इन प्रोग्राम की मदद से जो चीजें या जो इमेजेस स्टिल है, ठहरी हुई है, उन इमेज ठहरी हुई तस्वीरों के अंदर हरकत पैदा करते हैं। जैसे कोई घोड़े की तस्वीर लिया और स्क्रीन पर उसको दौड़ते हुए दिखलाया दिया, तो दौड़ते हुए दिखलाया वो किसी एनिमेशन प्रोग्राम के जरिए से दिखलाया। तो गोया कि वो लाइव वीडियो नहीं है, बल्कि उसको उसके अंदर एक हरकत पैदा कर दी गई है। तो हर ऐसी ठहरी हुई या स्टिल इमेज है जिसके अंदर हरकत पैदा कर दी है, उसी को क्या बोलेंगे? एनिमेशन बोलेंगे। तो मीडिया विच कंबाइन डिफरेंट कंटेंट फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मीडिया जिसमें मुख्तलिफ कंटेंट्स हों मीडिया के, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है। इंटरेक्टिव फीचर यानी दिलकश फीचर, स्टिल इमेजेस जो ठहरी हुई तस्वीरें हों, टू गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मल्टीमीडिया। क्या के ये तमाम अनासिर जहां जमा हो जाए, उन्हीं अनासिर के मजमूए का नाम क्या होगा? मल्टीमीडिया। क्लियर है? मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो कहते हैं कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल एक तो खेल कूद के लिए, नहीं तफरीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए करते हैं। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल और कहाँ होता हो? इश्तिहार के लिए होता है, बिजनेस
जो भी बिजनेसमैन या कंपनी होते हैं अपने प्रोडक्ट इश्तेहार देने के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीमीडिया के अनासिर, मल्टीमीडिया कहते किसे हैं, मल्टीमीडिया के अनासिर क्या है, और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कहाँ होता है। मल्टीमीडिया का बेसिकली 3 जगह पर आप इस्तेमाल रखें याद, कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल आज के डेट में एजुकेशन के लिए होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट की इश्तेहार देने के लिए करती है, और मजीद उसकी तफरीह या एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाए। ये आपके जो भी मल्टीमीडिया होंगे उसके ये कंपोनेंट बता रहे हैं। अब मल्टीमीडिया को जब आप सुनेंगे देखेंगे तो डिवाइसेस हमारे पास है। बहरहाल ये आपके टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो, ये आपके अनासिर हैं मल्टीमीडिया के। इसमें से एक वर्ड है ग्राफिक और दूसरा ये है इमेजेस। दोनों में क्या फर्क होगा? ग्राफिक और इमेज में कोई फर्क? ग्राफिक्स सर जो हम अपने से डिजाइन करते हैं और इमेजेस जो कैमरे से ली जाती हैं, कैमरे से ली गई तस्वीरें इमेज कहलाती हैं। ओके गुड। तो ग्राफिक का मतलब है कंप्यूटर से डिजाइन किए हुए इमेजेस या तस्वीर हो उनको ग्राफिक है, और इमेजेस का मतलब कैप्चर किया हुआ। ओके है, ठीक। तो ये मल्टीमीडिया के अनासिर हो गया। उसी को ये तफसील से बताए। अच्छा, इमेजेस कितने टाइप के होते हैं? इन्होंने 2 तरह की इमेजेस बताई हैं, एक वेक्टर बेस्ड इमेज है और एक बिटमैप बेस्ड इमेज है। जब हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहां पे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर में जो कैप्चर किए हुए इमेजेस होते हैं वो 2 तरह के होंगे, एक वेक्टर इमेज और दूसरा बिटमैप इमेज। वेक्टर इमेज जो बने होते हैं वो ऑटोमेटिकल इक्वेशन से बनते हैं, और बिटमैप इमेजेस ये डॉट डॉट से बनते हैं। पूरी तफसील ड्राइंग पैकेजेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझ लेंगे, लेकिन इस वक्त इतना याद रखें कि इमेज जो होते हैं कंप्यूटर में वो 2 तरह के होते हैं, एक वेक्टर बेस का और दूसरा बिटमैप बेस का। ओके, ये मल्टीमीडिया के काम बता रहे, मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट, यानी तफरीह के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने के लिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय प्लेइंग गेम्स, ये तो एंटरटेनमेंट के अंदर आ गया। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल मार्केटिंग में होता है, इश्तेहार वगैरह देने के लिए, डेमो देने के लिए। प्रिंट मल्टीमीडिया के फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए इतनी बातें हो गई। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बातें यहाँ से कर रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर ये तकरीबन आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो आज से आप जान लें कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज द नॉन टेंजेबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। नॉन टेंजेबल मतलब, टेंजेबल मतलब छूने का होता है, इसको आप छू के बता नहीं सकते कि ये प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रास्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर का मुकाबले या जिद में बोलते हैं, विच इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स है वो हार्डवेयर है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर्मली ऑन टू 2 legs। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 2 कदम है, 2 कदमों पे ठहरा हुआ है। वो 2 कदम कौन है? उनके 2 पैर हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर ईच अदर एंड नाइदर कैन रियलिस्टिकली यूज्ड विदाउट द अदर, यानी एक दूसरे के बगैर किसी का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। हार्डवेयर इज फॉर्म एज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। All of the hardware parts may do different tasks. Without hardware, there is no computers. Software is basically a set of instruction grouped into the programs that make the computer to function in the design। अपने अंदाज से कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए
प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, उसी प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। एक खास किस्म का काम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है। So there are so many different type of software available for different purposes. Without the software, you can't do any task using the computer. कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बगैर सॉफ्टवेयर के कोई भी हम काम नहीं कर सकते। Software is usually written in high-level programming language that are easier and more efficient for human to use than machine language. ये आइडिया क्लियर है किसी को? जी सर। लास्ट लाइन लिखा है इन्होंने, सॉफ्टवेयर इज यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर इजियर एंड मोर एफिशिएंट फॉर ह्यूमन टू यूज देन मशीन लैंग्वेज। जी सर। क्या? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन वगैरह, सी लैंग्वेज वगैरह, हाँ जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हाँ प्रोग्राम कोई बनाते हैं, फिर उसको जो है कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करके रन करता है। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आखिर वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तो बनाया गया होगा ना। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर को बनाने का भी कोई प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को कंप्यूटर के जबान में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी जैसी जबान में लिखे जाते हैं, फिर उस जबान को मशीन के जबान में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जब तक हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं आए थे, उस वक्त तक कंप्यूटर का प्रोग्रामर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में लिखता था। और मशीन की कौन सी जबान है? लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो कि लेवल ये लैंग्वेज क्या बाइनरी। चीज है? बाइनरी है। बाइनरी यानी 0 एंड 1 है। तो 0 एंड जी 1 की जबान में ही सारे प्रोग्राम लिखे जाते थे, उसका कोड तैयार होता था, उस कोड की मदद से प्रोग्राम लिखे जाते थे। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि मशीन लैंग्वेज में अगर हमको प्रोग्राम लिखना होगा बनिस्बत अंग्रेजी जबान के, तो अंग्रेजी जबान के मुकाबले में मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज के आ जाने के बाद यूजर को या प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज को जानना जरूरी नहीं रहा, बल्कि मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम होता है जो उसको कन्वर्ट कर देता है। यूजर को या प्रोग्रामर को सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को जानना होता है। तो इसी को कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इज यूजुअली रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर इजियर एंड मोर एफिशिएंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के लिए ज्यादा आसान भी है और ज्यादा अच्छा भी है बनिस्बत मशीन लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के इन्होंने किया है। एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे का नाम दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होगा ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे पूरी मशीन कंट्रोल करे, जैसे विंडोज है, और क्या होता है, मैकिंटोश है, मोबाइल के केस में एंड्रॉयड है, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन होगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओवरऑल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे और मजीद उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के काबिल बनावे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होगा कि हर ऐसा प्रोग्राम जो किसी एक काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपको कंपोजिंग का काम करना है तो एक प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, डिजाइनिंग का काम करना है इसके लिए आप दूसरा प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, अकाउंटिंग का काम करना है तो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक कैटेगरी का काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको एक डेमो के जरिए से समझिए कैसे ये समझा रहे हैं। सबसे ऊपर कौन बंदा बैठा है? यूजर, चलाने वाला है। उसके बाद कौन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके नीचे कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके नीचे हार्डवेयर। तो गोया के हमको अगर माउस का इस्तेमाल या कीबोर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे, तो माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल किस मार्फत से होगा? यूजर पहले एप्लीकेशन और सिस्टम। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जी। करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आएगा, फिर उस हार्डवेयर का इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो उस जी हार्डवेयर को सर। इस्तेमाल कराने के लिए उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे केस में जिस हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल है।
यही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज पूरे हार्डवेयर के पार्ट्स को और उस पर चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है, जिसके मार्फत से यूजर अपना काम करता है। तो अभी हम जिस प्रोग्राम को चला रहे हैं, ये प्रोग्राम कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जब हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं और दबाने के बाद जो सॉफ्टवेयर लोड होता है इसकी मेमोरी में, वो कौन सा सॉफ्टवेयर? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो गोया का ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो अपने मेमोरी में वो लोड करता है वो प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर को होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल में आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को और खास करने के लिए आपको बताना है विंडोज। क्लियर है? जी सर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन दे रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सर्व प्राइमरीली एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के मामले में एक रास्ते का काम करता है, वो कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं एंड मे आल्सो बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द नॉलेजेबल यूजर्स। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन काम कर सकता है? जिसके पास नॉलेज हो चुका होगा। जैसे जिसको एमएस वर्ड चलाने आता होगा और विंडोज का आइडिया बहुत क्लियर नहीं होगा तो विंडोज तो बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता है, सिवाय वो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल को चला सकता है। लेकिन एमएस विंडोज को चलाने के लिए उसके सेटिंग या उसके कंट्रोल को बदलने के लिए एमएस विंडोज का एक्सपर्ट होना या उसके नॉलेजेबल होना जरूरी होगा। इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। कंप्यूटर सिस्टम को मुअस्सिर और बेहतर बनाने में किसका रोल होगा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software provide important self-regulatory function for computer systems such as loading itself when the computer is turned on, managing hardware resources such as secondary storage for all application। तो आपके कीबोर्ड को मैनेज करना है, कीबोर्ड को करना है, मॉनिटर को करना है, आप जो उसके अंदर आपके जो मेमोरी लगी हुई है उसको यूजेबल बनाना है, ये सारा काम कौन करेगा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आपके कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम को लोड करने का काम ये कौन करेगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। के बगैर कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नहीं भाई? यस सर। चले उसी में फिर जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एक यूटिलिटी प्रोग्राम बना होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम जितने कंप्यूटर में होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। वो तकरीबन कुछ कंप्यूटर के काम को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मान लें कि एंटीवायरस का प्रोग्राम है, एंटीवायरस का प्रोग्राम किस कैटेगरी में डाले आप? तो इसको कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस का काम क्या है? कंप्यूटर के रिसोर्सेज को या कंप्यूटर के एप्लीकेशन को बेहतर करने के लिए, वायरस से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से एक प्रोग्राम होता है क्लीन अप का। तो कंप्यूटर जो क्लीन अप का प्रोग्राम होता है उसका काम क्या है? कोई भी गैर जरूरी फाइलें हैं स्टोर, उसको खत्म करना हो तो क्लीन अप प्रोग्राम का चलता है। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के या उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं बेहतर करने वाले सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर है भाई? जी सर। ओके, बस आज इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।